तो आज की क्लास में हम लोग रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को लेके ही डिस्कस कर रहे हैं। और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है, हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण एरिया का जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों के लिए बेसिकली रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है। 6 प्रकार का पॉलिसीज के भीतर होता है, जिसका नाम एक एक करके हम लोग देख लेंगे और इनका फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले हमने देखा कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस कब किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूरल पीएलआई जो है ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 24th March 1995 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमिटी। मल्होत्रा कमिटी के रिकमेंडेशन में 24 मार्च 1995 को आरपीएलआई को इंट्रोड्यूस किया गया। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? तो रेसिडेंट ऑफ रूरल एरिया इन इंडिया। तो आरपीएलआई का पॉलिसी अगर आपको प्रोक्योर करना है, इसके लिए आपको रूरल एरिया में रहना आवश्यक है। आप अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं तो आप आरपीएलआई पॉलिसी प्रोक्योर नहीं कर पाइएगा। 6 प्रकार का पॉलिसी आरपीएलआई के भीतर दिया गया। जैसे हमारा देखिए पीएलआई के केस में सुरक्षा था, यहाँ पे हो गया ग्राम सुरक्षा, है ना, जो आपका होल लाइफ एश्योरेंस है। एंडाउमेंट एश्योरेंस जिसको संतोष बोला जाता था, वो यहाँ पर भी है ना, इसको हम ग्राम संतोष बोलते हैं। वहां पे हमारा कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे? एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस को किस नाम से जाना जाता है? सुमंगल नाम से। सुमंगल कन्वर्टेबल। सुमंगल कौन सा पॉलिसी है सीताराम जी? सुमंगल है एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस। और आपका जो कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस है, इसमें कन्वर्ट करने का सुविधा मिलता है, इसलिए इसका नाम है सुविधा, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉलिसी का क्या नाम है, सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है ना। फिर एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ग्राम सुमंगल के नाम से। 10 साल का रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये आपका पीएलआई में नहीं होता, ये केवल आरपीएलआई में ही होता है, तो आपको याद रखना रहेगा। इसको बोला जाता है ग्राम प्रिय। और ये जो ग्राम प्रिय है, ये एक मनी बैक पॉलिसी है। ये क्या है? ये एक प्रकार का मनी बैक पॉलिसी है ना। मनी बैक, मनी बैक पॉलिसी है। जैसे जैसे हमारा सुमंगल था, सुमंगल भी एक मनी बैक पॉलिसी है। 10 साल का आरपीएलआई जो है, ये भी एक प्रकार का मनी बैक पॉलिसी है। कोई हमको बताइएगा कि ये यहाँ पे पैसा कब कब रिटर्न मिलता है? 10 साल वाला जो पॉलिसी होता है, इसमें पैसा कब कब रिटर्न मिलता है? फटाफट से एक बार पब्लिक चैट में बता दीजिए। फटाफट से बता दीजिए। 4, 7 और 10, बिल्कुल, वेरी गुड अभिजीत जी, देवेंद्र जी, हरेंद्र जी। 4, 7 और 10, है ना। 4, 7 और 10, इसमें जाके हमको पैसा जो है रिटर्न मिलता है। इसके अलावा चिल्ड्रन पॉलिसी वहां पे भी था और यहाँ पर भी है। अच्छा बताइए, अभी आरपीएलआई और पीएलआई दोनों आप देखे हैं, कौन सा पॉलिसी है जो पीएलआई में है पर आरपीएलआई में नहीं है? फटाफट से बता दीजिए, कौन सा पॉलिसी है जो पीएलआई में है बट आरपीएलआई में नहीं है? किशोर जी, वेरी गुड, जुगल सुरक्षा, बिल्कुल, जुगल सुरक्षा पॉलिसी जो है वो हमारा पीएलआई में है बट वो आरपीएलआई में नहीं है ना। जुगल सुरक्षा कब इंट्रोड्यूस किया गया था? फटाफट से डेट बताइए। जुगल सुरक्षा वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन विच डेट? कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1/8/1997, वेरी गुड, 1/8/1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत बढ़िया। आगे आते हैं हम लोग सुरक्षा, है ना। अभी एक एक करके हम लोग जो डिफरेंट प्रकार का पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पहला आता है हमारा सुरक्षा। सारा फीचर्स जो हमने पीएलआई के केस में देखा, यहाँ पर भी सेम है। बस सम अमाउंट मॉनिटरी जो सम एश्योरेंस हमारा रहता है, उसका अमाउंट जो है यहाँ पे आपका घट जाएगा। बोनस रेट जो है वो आपका घट जाएगा। देखिए लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो है हमारा पीएलआई के केस में कितना था, कोई एक जन बताइए। पीएलआई के केस में कितना था सुरक्षा में? सुरक्षा में पीएलआई के केस में बोनस कितना था? 76 रुपीज पर थाउजेंड, है ना। वेरी गुड, 76 रुपीज प्रति 1000 पे। किसी ने 52 बोला, अभिजीत जी। अभिजीत जी, 52 होता है एंडोमेंट एश्योरेंस का बोनस, है ना। यहाँ पे बोनस है 76। और वही अगर आप आरपीएलआई में आ जाते हैं तो बोनस देखिए घट के हो गया 60 रुपीज पर थाउजेंड, है ना।
तो ये एक चेंज हो गया। दूसरा, वहां पे पीएलआई के केस में हमने मिनिमम मैक्सिमम सम एश्योरेंस देखा था। क्या देखा था कि मिनिमम होता है 20,000, मैक्सिमम होता है 50 लाख। यहाँ पे आपका मिनिमम हो गया 10,000 और मैक्सिमम हो गया 10 लाख। और एक डिफरेंस क्या है, पीएलआई पीएलआई जो होता है कितने के मल्टीपल में होता है, फटाफट से बताइए। पीएलआई जो है कितने अमाउंट के मल्टीपल में होता है, 10,000 के मल्टीपल में होता है। और आरपीएलआई जो होता है कितने अमाउंट के मल्टीपल में होता है, फटाफट से बता दीजिए। आरपीएलआई जो है हमारा 5,000 के मल्टीपल में होता है ना। तो आरपीएलआई हमारा 5,000 के मल्टीपल में होगा, पीएलआई जो है हमारा 10,000 के मल्टीपल में होगा। क्लियर है। इसके अलावा अगर आप सुरक्षा में देखते हैं तो बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं मिलेगा। सेम जैसे पीएलआई में था कि 80 साल होने के बाद बेनिफिट मिलेगा। अगर पहले डेथ हो गया तो जो उनका लीगल हेयर रहेंगे या फिर नॉमिनी रहेंगे या फिर असाइनी रहेंगे, है ना, तो उनको ये पैसा जो है आपका मिल जाएगा। क्लियर है। आगे मिनिमम मैक्सिमम एज एंट्री, ये आपका जो पीएलआई के था यहाँ पे भी सेम है, 19 से 55। लोन फैसिलिटी यहाँ पर भी अवेलेबल है, आफ्टर 4 इयर्स, सरेंडर आफ्टर 3 इयर्स। बट 5 साल से पहले सरेंडर होगा तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। प्रीमियम पेइंग एज जो है 55, 58 और 60, ये हम ऑप्ट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। और यहाँ पर भी कन्वर्शन का फैसिलिटी है, यहाँ पर भी कन्वर्शन का फैसिलिटी अवेलेबल है ना। कन्वर्शन अवेलेबल, पर कब होगा, 1 साल पहले, अप टू 1 years prior to age of सीजिंग ऑफ प्रीमियम, है ना। तो प्रीमियम जब हमारा सीज हो रहा है, प्रीमियम जब हमारा सीज हो रहा है उसके 1 साल पहले तक हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखना रहेगा, ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपका अवेलेबल है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं हम लोग ग्राम सुविधा। क्लियर। ग्राम सुविधा मतलब जो हमारा वहां पे कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस था, यहाँ पर भी ग्राम सुविधा नाम से इनको जाना जाता है आरपीएलआई के केस में। यहाँ पे आपको याद रखना रहेगा इसका एज ऑफ एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वहां पे अगर आप देखिएगा तो वहां पे 19 से 55 साल लिखा हुआ था। अगर आप पीएलआई के केस में देखिएगा तो पीएलआई में 19 से 55 साल लिखा हुआ है, बट जब आप आरपीएलआई में आते हैं तो ये 19 से 45 साल है। तो ये इसको इंपॉर्टेंट बनाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना रहेगा कि ग्राम संतोष जो है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस जो है उसका एज ऑफ एंट्री क्या है ना। किशोर जी, आप कोई सवाल का जवाब दे रहे हैं या फिर अपना डाउट क्रिएट ये बता रहे हैं। है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस में आपका, चलिए हम एक बार यहाँ से कंफर्म भी कर लेते हैं क्योंकि आपके मन में सवाल है, तो उस सवाल का जवाब ढूंढना हमारा काम है। तो रूरल पीएलआई में हम आ गए। रूरल पीएलआई के भीतर कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस 19 से 45 साल, ठीक है। 19 से 45 साल आपको याद रखना रहेगा पीआरपीएलआई के केस में। यही जब आप आ जाते हैं पीएलआई के केस में तो आपको 19 से 55 साल दिया हुआ है, ठीक है किशोर जी। तो इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस आफ्टर 5 इयर्स, नॉट लेटर देन 6 इयर्स ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सवाल एग्जाम पे पूछा जाता है कि पॉलिसी लेने के कितने दिन बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमको याद रखना रहेगा कि 5 साल के बाद और 6 साल से पहले इसको कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया, दिस पॉलिसी विल बी ट्रीटेड एज होल लाइफ एश्योरेंस, इसको होल लाइफ एश्योरेंस ही ट्रीट किया जाएगा। क्लियर। मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योरेंस जो होल लाइफ में हम लोग देखे सेम यहाँ पर भी है, 10,000 और 10 लाख और 5,000 के मल्टीपल में है। लोन फैसिलिटी आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर सरेंडर ये हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। बोनस वाला सेम कंडीशन है, इसमें कोई अंतर नहीं। अगर लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो 60 रुपीज पर 1000 होगा, और अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो इंडोमेंट का जो बोनस है, इंडोमेंट का बोनस रेट कितना है फटाफट से एक बार बता दीजिए। इंडोमेंट का बोनस रेट कितना है, वो पीएलआई का बात कर रहे हैं आप लोग, आरपीएलआई का बताइए। आरपीएलआई के केस में आपका
48 हो जाएगा, है ना। अगला वाला ही हमारा देखिए एंडोमेंट एश्योरेंस के बारे में बताया गया होगा, है ना। अगला पेज में ही हमारा एंडोमेंट एश्योरेंस के बारे में बताया गया होगा, ग्राम संतोष। तो 48 रुपीज प्रति 1000 में। तो आपको याद रखना रहेगा कि जब बोनस पूछ रहा है तो वो पीएलआई का पूछ रहा है कि आरपीएलआई का पूछ रहा है, ठीक है। ग्राम संतोष एज ऑफ मैच्योरिटी 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60, जैसे हम लोग ऑलरेडी देखे थे। पीएलआई के केस में भी ऐसा ही होता था। मिनिमम और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री सेम है, 19 से 55। सम एश्योरेंस 10,000 से लेके 10 लाख। लोन फैसिलिटी पीएलआई की तरह आफ्टर 3 इयर्स अवेलेबल, सरेंडर आफ्टर 3 इयर्स अवेलेबल। बोनस नहीं मिलेगा अगर 5 साल के भीतर सरेंडर किया गया, और 5 साल के बाद अगर होता है तो प्रोपोर्शनेट बोनस जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग सरेंडर फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आते हैं ग्राम प्रिय। आपको अगर आरपीएलआई से सवाल पूछेगा तो यहां से जरूर सवाल रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाइए, बचपन में से ही मेरा हैंडराइटिंग ऐसा खराब है ना, बट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। ग्राम प्रिय जो है ये 10 साल का आरपीएलआई पॉलिसी होता है, और यहाँ पे ये एक प्रकार का मनी बैक पॉलिसी है, जिसमें आफ्टर 4 इयर्स 20% ऑफ द सम एश्योरेंस, आफ्टर 77 इयर्स 20%, और आफ्टर 10 इयर्स 60% विथ एक्रूड बोनस, है ना। तो जैसे एंटिसिपेटेड एंडोमेंट में देखे थे, यहाँ पर भी सेम है, बस वहां पे 3 बार मिलता था, यहाँ पर 2 बार मिलता है, 2 बार मिलता है ना, 4, 7 और 10, 20, 20 और 60। वहां पर कितना था 20, 20, 20, फिर 40 प्लस बोनस, और यहाँ पे 20 प्लस 20 प्लस 60 प्लस बोनस, है ना। इंश्योरेंट को लाइफ कवरेज दिया जाता है फॉर 10 इयर्स, यहाँ पे 10 साल के लिए लाइफ कवरेज दिया जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री क्या है, तो 20 साल से लेके 45 साल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आरपीएलआई ग्राम प्रिय पॉलिसी में एज ऑफ एंट्री क्या है, तो 20 साल से लेके 45 साल है। सम एश्योरेंस तो ये भी 10,000 से लेके 10 लाख तक हो सकता है। कोई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट खास बात ये है कि गांव में बहुत जगह पे बाढ़ होता है या फिर खरा होता है, इस कारण से कभी कभी आपका प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज होता है, जिस कारण से यहाँ पे ऑप्शन क्या रखा गया कि अगर किसी भी नेचुरल कैलामिटी जैसे फ्लड, ड्रॉट, आपका अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये सब अगर आता है, खरा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, साइक्लोन हो, ये सब के कारण से, अगर नेचुरल कैलेमिटीज के कारण से अगर कोई बंदा जो है अपना प्रीमियम नहीं पे कर पाता है, तो 1 साल तक, अप टू 1 साल उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये इसको इंपॉर्टेंट बनाता है कि 1 साल तक कोई पेनल इंटरेस्ट इसमें नहीं लगेगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस क्या है, तो ये थोड़ा सा और कम है, 48 रुपीज प्रति 1000 सम एश्योरेंस के लिए प्रति वर्ष इसमें दिया जाता है। पर ईयर 45 रुपीज पर 1000 बोनस हमारा होता है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। यहां तक कोई डाउट किसी को, फटाफट से बताइए, यहां तक किसी का कोई डाउट। चलिए, तो यहां तक हमारा कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस जाने के सुमंगल, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, ये एक मनी बैक पॉलिसी है जो हम जानते हैं, मैक्सिमम 10 लाख का होगा, मिनिमम जो है 10,000 का होगा। बेसिकली ये सुइटेबल किसके लिए है, तो जो लोग आपका पीरियडिकल रिटर्न चाहता है, जो लोग अपना पीरियडिकल रिटर्न मांगता है, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है ना। सर्वाइवल बेनिफिट्स आर पेड टू द इंश्योरेंट पीरियडिकली। हमने देखा कि 6 साल, 9 साल, 12 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल, तो ये पीरियडिकल रिटर्न जो है इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। ये दिया जाता है जो इंश्योरेंट है उनको, और किसी कारणवश अगर अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाता है इंश्योरेंट का, तो पूरा सम एश्योरेंस प्लस जो एक्रूड बोनस है सारा जो नॉमिनी है उनको दिया जाएगा, या फिर जो लीगल हेयर है उनको, या फिर अगर उस पॉलिसी को असाइन किया गया किसी के नाम पे, तो उस असाइनी को पॉलिसी आपका वो पैसा जो है बेनिफिट जो है दिया जाएगा। क्लियर है। पॉलिसी का टर्म क्या है, तो 15 साल का होता है और 20 साल का होता है। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 19 साल, मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 40 इयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो बोल रहा हूं उसको याद रखिए, एग्जाम पे यहां से ही सवाल पूछेगा। आप अगर पीएलआई के केस में जाइएगा एंटिसिपेटेड एंडोमेंट में, तो आपको 19 साल से लेके 45 साल तक का पॉलिसी मिलेगा।
बट जब आप आरपीएलआई में आ जाते हैं तो 45 नहीं है, केवल 40 है ना, केवल 40 ईयर्स ही है, 45 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो इसको याद रखना है, सवाल एग्जाम पे पूछ सकता है कि आरपीएलआई एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री क्या होगा। तो भाई मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री होगा 40 साल। ठीक है। पीरियडिकल रिटर्न जो मिलता है, सर्वाइवल बेनिफिट 6, 9, 12, 15, और आपका 6, 9, 12 में आपका हो गया सर्वाइवल बेनिफिट, और 40% लास्ट में जाके विद बोनस ये मिल जाता है। 20 साल वाला होता तो 8, 12, 16 प्लस 40% विद एक्रूड बोनस, है ना। यहाँ पे आपका 3 साल का गैप है, यहाँ पे आपका 4 साल का गैप है। बोनस रेट क्या है, तो 45 रुपीज प्रति 1000 का है ना। तो यहाँ पे सुमंगल का बोनस 45 रुपीज प्रति 1000 है। ग्राम प्रिय का बोनस ये भी 45 रुपीज पर 1000 है। बट इंडोमेंट में जब आए बोनस थोड़ा ज्यादा है, 48 रुपीज पर 1000 है। तो आपको याद रखना है, जुगल सुरक्षा को यहाँ पे रिप्लेस किया ग्राम प्रिय, बट बोनस रेट जो है मनी बैक पॉलिसी का बोनस रेट थोड़ा कम होता है, इसलिए सुमंगल और आपका ग्राम प्रिय दोनों का बोनस रेट सेम है, 45 रुपीज प्रति 1000 का। इसके बाद आते हैं हम लोग चिल्ड्रेन पॉलिसी। इसके बाद आते हैं हम लोग चिल्ड्रेन पॉलिसी। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन के नाम पे ओपन किया जाएगा। ये स्कीम जो है बच्चे को आपका इंश्योरेंस देता है, बट कौन सा बच्चे को, जिसका माता या फिर पिता, पेरेंट्स का किसी का भी एटलीस्ट पीएलआई या आरपीएलआई रहेगा, तभी जाके बच्चे को ये बेनिफिट मिलता है ना। चिल्ड्रन का एज क्या होगा, तो 5 साल से लेके 20 साल होगा। मैक्सिमम सम एश्योरेंस यहाँ पे 1 लाख का याद रखना है। पीएलआई के केस में हम लोग कितना देखे थे, बताइए फटाफट से। पीएलआई के केस में कितना था, पीएलआई के केस में था 3 लाख। तो पीएलआई के केस में था 3 लाख, आरपीएलआई में जब आ जाएंगे तो आरपीएलआई में हो जाएगा 1 लाख। पॉलिसी होल्डर्स पेरेंट शुड नॉट बी ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज। जो पॉलिसी होल्डर है, जो बच्चा है, उसका जो माता या पिता रहेंगे, पेरेंट्स जो भी रहेंगे, है ना, फादर या मदर, उनका एज जो है 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश अगर पेरेंट का डेथ हो जाता है, मेन पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, नो प्रीमियम टू बी पेड ऑन द चिल्ड्रन पॉलिसी। यहाँ पे जो चिल्ड्रन पॉलिसी होता है, इसमें कोई फर्दर प्रीमियम पे करने का आवश्यकता नहीं है ना। फुल सम एश्योर्ड एंड बोनस एक्रूड शैल बी पेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ टर्म। ये कभी कभी याद रखना रहता है हम लोगों को कि बच्चे वाला पॉलिसी जब होता है, अगर गार्जियन का डेथ हो जाता है, तो वहां पे आपका कोई बेनिफिट तुरंत नहीं मिलेगा। वहां पे कोई बेनिफिट तुरंत नहीं मिलेगा। बेनिफिट कब मिलेगा, तो बेनिफिट मिलेगा जब एक्चुअली कंप्लीशन ऑफ टर्म होगा। मतलब पेरेंट्स ने जो साल सोच के, जो आपका एज सोच के आपने ये किया था कि भाई इतना साल एज हो जाएगा, उसके बाद जाके मेरा बच्चा को इतना पैसा मिलेगा, जब ये टर्म कंप्लीट हो जाएगा तभी जाके ये बेनिफिट का ऑप्शन रहेगा, उसके पहले बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? किसी का अनम्यूट है, एक बार मुझे लग रहा है, एक बार म्यूट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिसी होल्डर, यहाँ पे देखिए, पॉलिसी होल्डर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी। यहाँ पे जो पेरेंट्स रहेगा उन्हीं को पे करना रहेगा। सरेंडर का और लोन का कोई ऑप्शन नहीं है। नो लोन और नो सरेंडर इज एडमिसिबल, याद रखना रहेगा। और ये नो मेडिकल पॉलिसी होता है, इसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। बोनस रेट जो है इंडोमेंट एश्योरेंस की तरह ही है, अर्थात 48 रुपीज पर 1000 बोनस रेट होता है, 48 रुपीज पर 1000 पर ईयर, है ना। अब फटाफट से हमको बताइए ऐसा 2 पॉलिसी का नाम जो हमेशा मेडिकल पॉलिसी होता है। फटाफट से बताइए ऐसा 2 पॉलिसी का नाम जो हमेशा मेडिकल पॉलिसी ही होता है। बिल्कुल, इंडोमेंट एंटिसिपेटेड इंडोमेंट एश्योरेंस और जुगाल सुरक्षा जो होता है, ये हमारा क्या होता है, ये दोनों पॉलिसी हमारा हमेशा मेडिकल पॉलिसी होता है, इसमें मेडिकल करना रहेगा। अजय जी म्यूट कर लीजिए, अजय जी। यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर डाउट रहेगा किसी का भी तो आप पब्लिक चैट में मैसेज करिएगा, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं अजय जी। बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे छोटे बातें होते रहते हैं, है ना, और आप लोगों को भी बीच बीच में ये सब करते रहना है।
आकिब जी क्या पूछ रहे हैं, रिवाइवल और रीइंस्टेटमेंट ये क्या है, आपका डाउट है या क्या बताना चाह रहे हैं? डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बात। अच्छा, डिफरेंस क्या है, कोई बात नहीं। क्या इसको बताए आपको, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। देखिए फंडा ये है आपका, रिवाइवल का केस अगर आप होता है ना, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, जैसे आपका ऑर्गन का रिप्लेसमेंट होता है ना, मान लीजिए किसी का जो है आपका लिवर खराब हो गया, अब उसके बदले किसी ने नया लिवर दिया, तब जाके वो बंदा जिंदा है, तो वो होता है हमारा रिवाइवल, है ना। मतलब पूरा पॉलिसी जो है नया हो गया, इसमें पुराना कुछ नहीं है, फिर से सारा नया है ना। और रीइंस्टेटमेंट क्या होता है, आपका ही चीज है, वही चल रहा है, इसमें कंटिन्यू चल रहा है। तो फंडा कुछ इस प्रकार से होता है कि रीइंस्टेटमेंट के लिए ना कोई मतलब बेसिकली कोई मेडिकल का अलग से आवश्यकता नहीं होता है ना। आप नॉर्मली पॉलिसी ग्रेस पीरियड के बाद, फंडा ये है, आफ्टर द ग्रेस पीरियड बिफोर द पॉलिसी बिकम एक्टिव लैप्स, है ना। मैकमिश में शो करता है, बट वो आपका मतलब वो मेडिकल एग्जामिनेशन, हमारा जो पीएलआई का कस्टमर जो मतलब क्या बोलते हैं, काउंटर असिस्टेंट वहां पे बैठा हुआ है, वो मेडिकल वो खुद करता है, ठीक है, कि भाई चलो देख लिया ठीक है कि नहीं, है ना। नागेश्वर जी आपको पीडीएफ अगर चाहिए, मैं व्हाट्सएप यहाँ पे फोन नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप मैसेज करिएगा, ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, ठीक है। तो रीइंस्टेटमेंट क्या होता है, आफ्टर द ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है, पॉलिसी जिस दिन ड्यू डेट था उसके भीतर पे करना होता है, अगर उसके भीतर पे नहीं किया तो महीने के लास्ट दिन तक पे करना होता है। लास्ट दिन तक आपको बोला जाता है ग्रेस पीरियड, जहां पे आपको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ता है। तो जब तक आपको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ता है तब तक हो गया ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड के बाद पॉलिसी जब लैप्स हो जाता है, लैप्स होने से पहले अगर आप प्रीमियम पे कर देते हो तो वो होता है आपका रीइंस्टेटमेंट, ठीक है। ग्रेस पीरियड के बाद लैप्स होने से पहले अगर आप प्रीमियम पे कर देते हैं तो वो होता है रीइंस्टेटमेंट, और लैप्स हो जाने के बाद अगर आप पे करते हैं तो वो हो जाता है आपका रिवाइवल, ठीक है। रीइंस्टेटमेंट के केस में कोई मेडिकल सर्टिफिकेट का आवश्यकता मेरे जानकारी में नहीं होता है, बट आपका मैकमिश में जब भी आप एक महीना एक्सीड हो जाता है, जो आपका एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, हम लोग जब काउंटर पे काम करते थे तो देखे हुए हैं कि आपका वहां पे एक ऑप्शन आता है कि एक गुड हेल्थ डिक्लेरेशन लिया गया है कि नहीं, है ना। तो बस एक दिया गया कि हाँ कस्टमर ठीक ठाक है कि नहीं, बट इसका बेसिकली कोई फंडा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है, ठीक है। और कहीं पे लिया भी नहीं जाता है, और इसके बारे में कोई अलग से मैंने देखा भी नहीं कि भाई अलग से इसको ले लो या कुछ करो, ठीक है। तो याद रहेगा, रिवाइवल अगर हो जाता है तो पॉलिसी पूरा आपका नया हो जाता है, फिर आपका डेथ क्लेम के लिए 3 साल जिंदा रहना आवश्यक हो जाता है ना। अगर आप रिवाइवल कर लिए तो रिवाइवल के 3 साल के भीतर अगर डेथ हो जाता है तो उसको अर्ली डेथ क्लेम बोला जाता है। और अगर उसके रीइंस्टेटमेंट के केस में ऐसा कोई इशू नहीं, आज हमने पॉलिसी रीस्टेट किया, कल मर गया, वो अर्ली डेथ क्लेम नहीं रहेगा, वो नॉर्मल ही रहेगा, डिपेंड करेगा ये जो आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरपीएलआई के केस में क्या क्या लिमिट दिया गया, तो बोला गया भैया मिनिमम इसका लिमिट है 10,000, मल्टीपल ऑफ 5,000, मैक्सिमम है 10 लाख, है ना। विदाउट मेडिकल अगर है तो 1 लाख हो जाएगा, और विथ मेडिकल अगर है तो 10 लाख हो जाएगा। आपको याद रखना रहेगा, पहले ये 25,000 था, पहले ये 25,000 था, बट अभी ये बढ़ के हो गया है 1 लाख, तो आपको याद रखना रहेगा। और पहले जो पीएलआई के केस में था 1 लाख, वो अभी बढ़ के हो गया आपका 5 लाख, तो ये भी आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। आरपीएलआई 25,000 से बढ़ के 1 लाख हुआ है, और पीएलआई जो है आपका 1 लाख से बढ़ के 5 लाख हुआ है। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ से अगर कोई पीएलआई पॉलिसी प्रोक्योर करता है, या फिर वो अबव 45 ईयर्स का है, तो वो मैक्सिमम 1 लाख का ही पॉलिसी कर पाएगा, ठीक है। विदाउट मेडिकल, विदाउट मेडिकल एंड नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, विदाउट मेडिकल और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ अगर होगा
तो ये 25,000 तक ही कर पाइएगा। बट अगर विदाउट मेडिकल है और स्टैंडर्ड एज प्रूफ है और आपका एज अप टू 35 ईयर्स है तो आप 1 लाख का कर पाइएगा। जैसे पीएलआई के केस में एज कितने तक होने पे 5 लाख का कर पाते थे बताइए? पीएलआई के केस में एज कितने तक होने पे आप 5 लाख का? बिल्कुल 40 तक अगर होता तो 5 लाख का कर पाते। 40 से अगर ज्यादा हो जाता तो कितने का कर पाते? इरेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट 2 लाख का कर पाते। और यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट कितने का कर पाइएगा आरपीएलआई में? आरपीएलआई में इरेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट 25,000 कर पाइएगा। जिस कारण से देखिए बोला गया नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ इरेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट 25,000। याद रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट हो गया 25,000 और अगर 35 के भीतर एज है तो नॉन मेडिकल पॉलिसी 1 लाख तक का हो जाएगा। अबव 45 ईयर्स अगर होगा तो केवल 1 लाख का ही पॉलिसी होगा, जैसे हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए हैं, है ना, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट का पीएलआई और आरपीएलआई को एक ही जगह पे दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। होल लाइफ एश्योरेंस पीएलआई के केस में 19 से 55, आरपीएलआई में भी सेम है। कन्वर्टेबल के केस में देखिए कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, इसमें चेंज है। तो जहां जहां इसमें चेंज है ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने का आवश्यकता है। कन्वर्टेबल होल लाइफ में यहाँ पे 19 से 55 है बट यहाँ पे 19 से 45 है। होल लाइफ सेम है, इंडोमेंट सेम है। एंटीसिपेटेड इंडोमेंट एश्योरेंस इसमें फिर चेंज है, यहाँ पे 19 से 40 और 45 था बट यहाँ पे केवल 19 से 40 है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखने वाला है ना। जुगल सुरक्षा आरपीएलआई में होता ही नहीं, पीएलआई के केस में 21 से 45 होता है, हम जानते हैं। चिल्ड्रन पॉलिसी 5 से 20, पेरेंट का 45, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, सेम एज पीएलआई। ग्राम प्रिय ये आरपीएलआई में होता है, पीएलआई में नहीं होता है। एज ऑफ एंट्री क्या है? 20 साल से 45 साल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पेज से 1-2 नंबर का सवाल आपके एग्जाम पे रह सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। चलिए थोड़ा इसको डिलीट कर दिए। अरे चलिए सारा हम लोग देख लिए हैं। आरपीएलआई के केस में एज लिमिट देखने के लिए हम लोग एज प्रूफ लेते हैं। एज प्रूफ जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड एज प्रूफ और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। अब नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के भीतर क्या क्या आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हॉरोस्कोप है ये नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। एल्डर्स का डिक्लेरेशन नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। डिक्लेरेशन बाय प्रोपोजर, है ना, डिक्लेरेशन बाय प्रोपोजर जो है, जो हमारा पॉलिसी प्रोक्योर कर रहा है उनके द्वारा कोई डिक्लेरेशन दिया गया, किसके सामने? तो बोला गया पंचायत का मेंबर या पंचायत के सेक्रेटरी के सामने, तहसीलदार के सामने या फिर बीडीओ के सामने। तो अगर ऐसा कोई डिक्लेरेशन जो है प्रोपोजर ने दिया तो उसको भी हम नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही मानेंगे, है ना। तो ये सारा चीज जो है एज एज पर द सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द प्रोपोजर एंड एज असेस्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर विच एवर इज हायर। तो मान लीजिए हमने बोला कि मेरा एज है 35 ईयर्स, मेडिकल ऑफिसर ने बोला कि नहीं 40 साल, तो यहाँ पे हम 40 साल एज मानेंगे बट ये 40 साल को बोला जाएगा नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। क्लियर है? तो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के भीतर हॉरोस्कोप, एल्डर का डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोपोजर बिफोर द सेक्रेटरी और मेंबर ऑफ पंचायत, तहसीलदार, बीडीओ या फिर मेडिकल ऑफिसर, ये सारा जो है नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के भीतर आता है। और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ देके अगर कोई आरपीएलआई करेगा तो 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम उनको भरना पड़ता है। क्लियर है? स्टैंडर्ड एज प्रूफ के भीतर अगर आप आइएगा तो जैसे हमारा पैन कार्ड है वो हमारा स्टैंडर्ड एज प्रूफ हो जाएगा। आधार कार्ड जो है ये हमारा स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है? बताइए एक बार फटाफट से। आधार कार्ड जो है ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ है या नॉन स्टैंडर्ड है? सुमन जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। कन्वर्टेबल होल लाइफ में जब कन्वर्ट किया जाता है शुरू से बोनस चेंज नहीं होता है। कन्वर्टेबल में पहला 5 साल को होल लाइफ के रेट में ही बोनस मिलेगा, फिर जब कन्वर्शन हो जाएगा उसके बाद से एंडाउमेंट के रेट में बोनस मिलेगा। बट मान लीजिए किसी ने खाली होल लाइफ एश्योरेंस किया और होल लाइफ एश्योरेंस को भी कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। होल लाइफ एश्योरेंस को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे पूरा
पीरियड के लिए ही एंडाउमेंट के रेट में बोनस मिलेगा। क्लियर है? तो होल लाइफ को अगर आपने कन्वर्ट किया तो पूरा पीरियड एंडाउमेंट का बोनस हो जाएगा। कन्वर्टेबल होल लाइफ को अगर कन्वर्ट किए तो बिफोर द कन्वर्शन होल लाइफ का रहेगा, आफ्टर द कन्वर्शन एंडाउमेंट का रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग रिबेट के बारे में। ठीक है, रिबेट के बारे में क्या बोला गया? तो बोला गया कि ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसको बोलने का कोई जरूरत ही नहीं था कि जब प्रीमियम फिक्स किया जाता है तो प्रीमियम आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली फिक्स कर सकते हैं और हर 20,000 रुपए के लिए 1 रुपए का रिबेट दिया जाता है। तो भाई मंथली के बदले अगर क्वार्टरली करिएगा तो 3 महीने के लिए 3 रुपए देंगे, 6 महीने के लिए 6 रुपए देंगे, 12 महीने के लिए 12 रुपए रिबेट देंगे। ये पागल हम क्यों इसको डाले थे ये ऊपर वाला ही जानता है। इसको खाली याद रख लीजिएगा कि 20,000 पे 1 रुपए जो है रिबेट दिया जाता है। इस हिसाब से अगर मान लीजिए मेरा अगर 1 लाख का पॉलिसी है तो 1 लाख में 1 महीने का अगर करेंगे तो 5 रुपए हो जाएगा, क्वार्टरली अगर करेंगे तो 15 रुपए हो जाएगा, हाफ ईयरली अगर करेंगे तो 30 रुपए हो जाएगा और एनुअली अगर करेंगे तो 5 12 60 रुपए आपका रिबेट हो जाएगा। क्लियर है? इसके साथ ये पहले वाला रिबेट जो है, ये रिबेट कब आता है? तो इस रिबेट को आप याद रख लीजिए ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ प्रीमियम। इसको हम याद रखेंगे ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ प्रीमियम। जब मैं प्रीमियम को फिक्स कर रहा हूं ना, उस टाइम पे ये वाला रिबेट जो है आपका दिया जाता है। ठीक है, ये वाला ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ प्रीमियम है। और ये वाला जो रिबेट है यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये किस लिए है? एडवांस पेमेंट ऑफ मंथली प्रीमियम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिबेट फॉर एडवांस पेमेंट ऑफ मंथली प्रीमियम, है ना? इसको याद रखेंगे हम लोग। तो रिबेट फॉर एडवांस पेमेंट ऑफ मंथली प्रीमियम। अब अगर कोई बंदा 12 महीने के लिए पैसा एक बार में दे देता है तो 2% रिबेट रहेगा, 6 महीने के लिए होगा 1% रिबेट रहेगा और 3 महीने के लिए होगा तो 0.5% रिबेट रहेगा। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, एक बंदा है जिसका एक पीएलआई पॉलिसी है, वो 3 महीने का प्रीमियम जमा करता है ना? पीएलआई कौन सा प्रकार का? एंडाउमेंट एश्योरेंस है, एंडाउमेंट एश्योरेंस पीएलआई पॉलिसी है। और ये प्रीमियम है इसका 1,000 रुपए। ठीक है, कितना रिबेट मिलेगा फटाफट से बताइए? एंडाउमेंट एश्योरेंस पीएलआई है, 3 महीने का प्रीमियम दे रहा है, एक बार में कोई रिबेट नहीं मिलेगा। वेरी गुड, कोई रिबेट नहीं मिलेगा। बट ये अगर मान लीजिए मेरा एंडाउमेंट के बदले जुगल सुरक्षा होता तो जुगल सुरक्षा 3 महीने का पॉलिसी है, 1,000 का रिबेट कितना मिलेगा? फटाफट से बताइए। 2 क्या है? हम अमाउंट पूछे हैं। 2% जो है 2% था, कितना परसेंट था? सही सही बताइए। 20 रुपीज। हमारा रिबेट कितना था? चलिए एक बार हम देख लेते हैं। जुगल सुरक्षा जो है, जुगल सुरक्षा है ना, जुगल सुरक्षा हमने देखा था। जुगल सुरक्षा में रिबेट के बारे में, रिबेट कहा गया, इसमें रिबेट नहीं दिया हुआ था। कहाँ पे था रिबेट दिया हुआ? फटाफट से जुगल सुरक्षा में 2% फॉर 1 मंथ प्रीमियम, है ना? तो हमारा 1,000 प्रीमियम था, 1,000 का 2% अगर करेंगे तो 20 रुपए हो जाएगा, तो 20 रुपए रिबेट मिलेगा। 6 महीने का अगर देता तो 10% होता, तो 10% आ जाता, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कौन सा पेज? 60 जाते हैं। चलिए, यहाँ पे आरपीएलआई का बोनस रेट एक ही जगह पे दिया हुआ है, इसको याद कर लेना है, ऑलरेडी हम जानते हैं। आप मेरे साथ एक बार फटाफट से बताइए, होल लाइफ एश्योरेंस है आरपीएलआई का, बोनस कितना रहेगा पर 1000? फटाफट से बताइए। 60 रुपीज प्रति 1,000 का बोनस रहेगा। अच्छा बताइए, चिल्ड्रन पॉलिसी है, चिल्ड्रन पॉलिसी आरपीएलआई, बोनस कितना आएगा? चिल्ड्रन पॉलिसी, सवाल सही से जवाब देना है। चिल्ड्रन पॉलिसी 48 रुपीज प्रति 1,000 का बोनस आएगा। अच्छा बताइए, ग्राम प्रिय जो है इसका बोनस कितना आएगा? ग्राम प्रिय
45 रुपीज प्रति 1000 का आपका बोनस आएगा। अच्छा बताइए, एक जुगल सुरक्षा आरपीएलआई है, जुगल सुरक्षा आरपीएलआई, बोनस कितना रहेगा? जुगल सुरक्षा आरपीएलआई बोनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जुगल सुरक्षा तो हमारा होता ही नहीं है, तो कहां से होगा बोनस? बहुत बढ़िया। टर्मिनल बोनस प्रति 10,000 पे कितना रुपए टर्मिनल बोनस दिया जाता है? 20 रुपए दिया जाता है। तो 1 लाख का अगर मेरा 5 लाख का मेरा पॉलिसी अगर होगा, 10 लाख का मेरा पॉलिसी अगर होगा, बोनस कितना दीजिएगा? टर्मिनल बोनस 10 लाख का पॉलिसी है मैक्सिमम आपका 1000 का ही होगा। अच्छा बताइए, एक एक आपका एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस पॉलिसी है जो आपका 20 साल का है, ठीक है? एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस 20 साल का है। इसमें आप टर्मिनल बोनस कितना दीजिएगा? पॉलिसी कंप्लीट हुआ, 10 लाख का एक है, 10 लाख का पॉलिसी है, टर्मिनल बोनस नहीं मिलेगा, याद रखना है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल बोनस जो है होल लाइफ और एंडाउमेंट एश्योरेंस पॉलिसी जो है इसमें दिया जाता है, एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस में ये ऑप्शन नहीं रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग डिफॉल्ट फी, अगर पैसा समय पे विद इन द ग्रेस पीरियड अगर पैसा प्रीमियम पे नहीं किया गया तो डिफॉल्ट फी लिया जाता है। और कितना होता है ये? 12%। यहाँ पे हमको थोड़ा और ऐड करना है, पर एनम है ना, 12% पर एनम है ना, तो 12% पर एनम के रेट में हम लोग डिफॉल्ट फी जो है वो कलेक्ट करते हैं। मतलब मंथली अगर देखिएगा तो 1% के रेट में हो जाता है ना। तो यही बात इसमें बताया गया, इसमें कुछ और खास है नहीं। ये जगह से एक सवाल आपके एग्जाम पे रहेगा ही रहेगा, 2 नंबर, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। ये याद रख लीजिए कि कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दिया गया है, जैसे पॉलिसी का एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी का बॉन्ड, मैच्योरिटी क्लेम वगैरह, है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम लिमिट दिया गया, सर्विस स्टैंडर्ड दिया गया, इसको आपको याद रखना रहेगा। ये सवाल एक आपके एग्जाम पे पूछा जाता है ना। इसको आप कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं, कुछ केसेस है जो आपका 15 दिन का है, कुछ केसेस है जो 10 दिन का है, कुछ केसेस है जो आपका 5 दिन का है ना। फिर आपका 90 डेज और 30 डेज, 90 डेज और 30 डेज क्या है? तो देखिए 90 डेज और 30 डेज में पीएलआई का डेथ क्लेम सेटलमेंट के बारे में बताया गया कि जिस जगह पे डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए वो 30 दिन में सेटल होता है, जहां पे आपका इंक्वायरी चाहिए वो 90 डेज में सेटल होता है। तो ये हमको याद रखना रहेगा, ठीक है। 30 डेज और 90 डेज वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली ये दोनों से ही आपको 2 नंबर मिल सकता है एग्जाम पे, है ना, याद रख लीजिए। फिर क्या बोला गया? फिर आपका आते हैं हम लोग 10 दिन वाला ऑप्शन क्या क्या है। तो 10 दिन वाला ऑप्शन में आप आ जाइए, याद रख लीजिए LAND, कहा गया भाई LAND, है ना। LAND ये क्या होता है? लैंड। क्या क्या हो गया? एल में हो गया लोन, एल में हो गया लोन, है ना। फिर ए में क्या हो गया? ए में हो गया आपका असाइनमेंट, है ना, ASSIGNMENT। फिर एन में क्या हो गया? एन में देखिए नॉमिनेशन आ जाएगा, नॉमिनेशन, है ना। फिर डी में क्या आ जाएगा? देखिए फटाफट से, 10 दिन वाला एक और है आपका डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड, है ना, डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड, याद रहेगा, डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड। तो लैंड आप याद रखिए, लैंड 10, हम लोग क्या याद रख लेंगे? लैंड 10, लैंड 10, ठीक है। क्या क्या हो गया इसमें? इसमें लोन हो गया, इसमें असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट हो गया, फिर एन में हो गया नॉमिनेशन, और फिर डी में हो गया डुप्लीकेट। तो ये सारा काम जो है आपका 10 दिन वाला है। देख लीजिए कि डुप्लीकेट हो गया, ये असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी हो गया, नॉमिनेशन हो गया और लोन हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, छोड़ के एड्रेस चेंज के लिए सबसे कम समय लगता है, एड्रेस चेंज हम लोग सबसे कम समय में कर देते हैं, 5 दिन में ही कर देते हैं, इसको हटा दीजिए। बाकी जो केसेस है आपका 15 दिन वाला केस है, बाकी जो केसेस है वो आपका
15 दिन वाला केसेस है। क्या क्या है इसमें? तो देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसी बॉन्ड, पॉलिसी एक्सेप्ट होने के लिए उसका जो आपका लेटर ऑफ इशू होगा, है ना, जो हमारा बॉन्ड इशू होगा, उसके लिए 15 दिन का समय दिया गया। फिर मैच्योरिटी क्लेम हो, आपका सर्वाइवल बेनिफिट का पेमेंट हो, पेड अप वैल्यू हो पॉलिसी का, तो ये सारा केस में 15 दिन के समय दिया जाता है। चलिए, कोई एक बंदा हमको बताइए, सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाता है, ऐसा एक पॉलिसी का एग्जाम्पल भी बताइए, ऐसा एक पॉलिसी का नाम बताइए जहां पे सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाता है। कौन सा पॉलिसी है जहां पे सर्वाइवल बेनिफिट? एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, वेरी गुड। ग्राम प्रिय, बिल्कुल, है ना, इस जगह पे आपको सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। बहुत बढ़िया, है ना। तो हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, रिवाइवल के केस में 15 है। तो ये 15 वाला केस हम लोग अलग कर लेंगे कि एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसी बॉन्ड, पॉलिसी बॉन्ड का इशू और एक्सेप्टेंस जो होता है हमारा, क्योंकि एक्सेप्टेंस होने के तुरंत बाद पॉलिसी बॉन्ड इशू हो जाता है, इसलिए दोनों आपका सेम ही है, 15 दिन। मैच्योरिटी क्लेम वगैरह जो भी क्लेम हमारा रहेगा, डेथ को छोड़ दीजिए, डेथ को छोड़ के बाकी सारा क्लेम हम 15 दिन में सेटल कर देते हैं। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, है ना, रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, कन्वर्शन ऑफ पॉलिसी, ये सारा हम लोग 15 दिन में ही कर देते हैं। तो हमको यहाँ पे याद रखना रहेगा, 2 नंबर इस पेज से आपको पूछा जाने वाला है। याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करिएगा तो और अच्छी बात है ना। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ा जाए, एक बार कंफर्म करिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। चलिए, अब आते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। अभी हम लोग देखिए बहुत जगह पे देख रहे थे, एक टर्म यूज किया गया, एक टर्म यूज किया गया असाइनमेंट के बारे में। तो असाइनमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, प्लेजिंग किया जाता है, जैसे हम लोग देखे हैं कि जो हमारा टीडी होगा, जो हमारा डिफरेंट प्रकार का टीडी अकाउंट है, या फिर दूसरे एनएससी है कि वीपीआई, ये सब हमको प्लेजिंग करते हैं। तो प्लेजिंग जब करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना पॉलिसी को असाइन कर देते हैं जो बैंक वाला है उनके नाम पे। सिमिलरली पीएलआई के केस में भी ये ऑप्शन रखा गया कि पीएलआई को एज ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन असाइन किया जा सकता है। कि मान लीजिए हमको लोन लेना है 10 लाख का, और हमने क्या किया, मेरा पीएलआई पॉलिसी लेके गया और बैंक को दिखाया कि देखो हमारे कुछ हो जाएगा ना, इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो चलो तुम हमको ये दो। तो एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन का जगह यहाँ पे रखा गया। इसको चाहते हैं तो हम गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपना जो फ्रेंड फैमिली मेंबर्स है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को एक गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको असाइन कर सकते हैं बच्चे के नाम पे भी, है ना। तो फायदा क्या होगा कि जब इसका मैच्योरिटी होगा तो इसका बेनिफिट आपको ना मिलके आपके बच्चे को मिल जाएगा, है ना। तो इसको हम एज ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन डिफरेंट जगह पे असाइन कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। असाइनमेंट जब होता है इसको एज ए इंडोर्समेंट, एज एन इंडोर्समेंट भी किया जा सकता है पॉलिसी बॉन्ड के रिवर्स में। असाइनमेंट में बी मेड आइदर बाय एन इंडोर्समेंट ऑन द रिवर्स ऑफ द पॉलिसी इटसेल्फ और बाय ए सेपरेट डीड, है ना, कि पॉलिसी के बैक साइड में ही आपका इंडोर्समेंट कर दिया गया, या फिर एक सेपरेट बॉन्ड उसके लिए इशू किया जा सकता है। डिपेंड करता है, ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है। असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी मे बी मेड आइदर इन फेवर ऑफ वन पर्सन और ज्वाइंटली इन फेवर ऑफ 2 और मोर पर्सन। अगर हम चाहते हैं किसी एक व्यक्ति के नाम पे भी पॉलिसी को असाइन कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं तो इसको एक से ज्यादा व्यक्ति के नाम पे भी आपका असाइन कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट मस्ट बी डेटेड एंड साइंड बाय द असाइनर इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। जब असाइन किया जाता है तो उसमें साइन करना रहता है, असाइनर का मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन था उनके द्वारा साइन किया जाएगा, डेट दिया जाएगा, और विटनेस वहां पे होना चाहिए। कितना विटनेस यहाँ पे कुछ अलग से नहीं बोला गया, है ना। बोला जी पॉलिसी में बी असाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे भी इसको असाइन किया जा सकता है। कब? बोला गया फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट ड्यूटी, जो स्टेट ड्यूटी होता है वो पे करने के लिए प्रेसिडेंट के नाम पे भी ये पॉलिसी को असाइन किया जा सकता है ना। तो ये ऑप्शन दिया गया असाइनमेंट का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब
आते हैं नॉमिनेशन। बेसिकली फंडा क्या है, देखिए असाइनमेंट में आपका जिंदा रहते हुए भी आपका पैसा किसी और को मिल रहा है। असाइनमेंट और नॉमिनेशन के भीतर अगर हम अंतर देखेंगे तो नॉमिनेशन पे अगर इंश्योर्ड पर्सन का डेथ नहीं होता है तो नॉमिनी का कोई रोल नहीं है, बट असाइनमेंट के केस में असाइनी का रोल है इवन बिफोर द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अगर कुछ नहीं हुआ फिर भी जब मैच्योर होगा तो जिसको हम असाइन करेंगे उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नॉमिनी जो है, देखिए ये सवाल और एक इंपॉर्टेंट सवाल है। नॉमिनी में बी ए पर्सन और ए ट्रस्ट। एक पर्सन को भी मैं नॉमिनी बना सकता हूं, एक ट्रस्ट को भी मैं नॉमिनी बना सकता हूं, बट याद रखिएगा इन केस ऑफ सेविंग्स, है ना, इन केस ऑफ सेविंग्स स्कीम, जब हम सेविंग्स के केस में होते हैं तो नो ट्रस्ट, वहां पे आप किसी ट्रस्ट को नॉमिनी बना नहीं सकते, ओनली पर्सन, वहां पे आपको किसी पर्सन को ही नॉमिनी बनाना है इन केस ऑफ सेविंग्स। बट इन केस ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई यू मे मेक नॉमिनेशन टू ए पर्सन और ए ट्रस्ट बोथ, है ना, आप पर्सन को भी कर सकते हैं और किसी ट्रस्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, इफ एनी ऑफ द लीगल हेयर और नॉमिनी और ट्रस्टी ऑफ द पॉलिसी होल्डर हैज बीन चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ द पॉलिसी होल्डर, द पॉलिसी शैल नॉट बी पेड to him or her unless he is honorably acquitted by the competent court of law। अगर किसी नॉमिनी के नाम पे या लीगल हेयर के नाम पे ऐसा केस आ जाता है कि उन्होंने उस बंदे को, बिल्कुल मयंक जी, ब्लड रिलेशन को छोड़ के भी किसी को भी कर सकते हैं, बोथ इन केस ऑफ सेविंग्स एंड पीएलआई। आप ब्लड रिलेटिव होना मैंडेटरी नहीं है, आप चाहते हैं तो आपके कजिन गर्लफ्रेंड को भी नॉमिनी बना सकते हैं, है ना। बहुत जगह पे होता है किसी का दूसरा वाला गर्लफ्रेंड रहता है तो उनको भी आप नॉमिनी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है अगर कोई नॉमिनी है उनके अगेंस्ट में अगर मर्डर का आरोप आ गया तो जब तक वो कोर्ट के द्वारा एक्विटेड नहीं होगा तब तक उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये याद रखना है, खतरे का घंटी है, सबके जीवन पे आ सकता है। ज्यादा अमाउंट का प्रीमियम करिएगा तो हो सकता है कि आपको आपका बीवी सोचे कि ये बंदा को जिंदा रख के क्या फायदा, इसको उड़ा दो, है ना। और अगर उड़ा दिया तो नुकसान ये है कि अगर आरोप आ गया कि मर्डर के पीछे उनका हाथ है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके साथ ऐसा होने वाला नहीं है, आपके खाने पे जहर नहीं मिलेगा, है ना, आप निश्चिंत रहिए। तो नॉमिनेशन क्या होगा, आपका फ्रूटफुल नहीं होगा। अगर ऐसा मर्डर का केस आ जाता है, जब तक कोर्ट से एक्विटेंस नहीं मिलेगा तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 3 व्यक्ति को नॉमिनी किया जा सकता है। हम लोग पीएलआई के केस में क्या, सेविंग्स के केस में क्या देखे हैं, हाँ आजकल यही चल रहा है बिल्कुल। सेविंग्स के केस में हम लोग मैक्सिमम 4 जन को, रिस्क सबके साथ है बट हम लोग खतरे का खिलाड़ी है संतोष जी, कोई चिंता नहीं है ना। पहले बीबी को डांटने से पहले सोच लीजिए कि डांट क्यों रहे हैं, आपका जीवन उनके हाथ में है, तो सोचते हुए डांटिए, तो ना आप गड़बड़ करिएगा ना वो गड़बड़ करेगी, है ना। देखिए सेविंग्स के केस में 4 नॉमिनेशन ही होता है ज्ञानेंद्र जी, सेविंग्स में 4 नॉमिनेशन है, आपका पीएलआई में 3 नॉमिनेशन है। तो जीएसपीआर जो है गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन रूल है ना, तो उसमें आपका 4 ही होना चाहिए। चलिए हरिंद्र जी, आपके बीबी को ये खबर मैं दे दूंगा कि आपने अपने बीबी को नॉमिनी नहीं बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है बोनस एट ए ग्लांस, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा इसको बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक ही जगह पे दिया हुआ है। इसके बाद कुछ वेरियस चार्जेस है, ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछता है। डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड के लिए 100 रुपए, कन्वर्शन के लिए 20 रुपए, डुप्लीकेट प्रीमियम रिसिप्ट बुक के लिए 20 रुपया और डुप्लीकेट लोन रिसिप्ट बुक के लिए 5 रुपया। तो पॉलिसी बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट है 100 रुपया, कन्वर्शन का चार्ज और आपका डुप्लीकेट प्रीमियम रिसिप्ट बुक पीआरबी का चार्ज वो आपका 20 रुपया है। लोन रिसिप्ट बुक जो है वो अगर खो गया उसके लिए 5 रुपए चार्ज किया जाता है, तो इसको याद रख लेना है। नॉन मेडिकल पॉलिसी बिकमिंग डेथ क्लेम, नॉन मेडिकल पॉलिसी के बारे में हम लोग देखे थे कि आपका 1 लाख, 5 लाख का लिमिट, 25,000 और 1 लाख का लिमिट,
40 साल 35 साल का केस है ना, ये सारा हमने देख लिया। अब अगर कोई बंदा नॉन मेडिकल पॉलिसी करता है, अगर कोई बंदा नॉन मेडिकल पॉलिसी करता है और उस बंदे का डेथ हो जाता है बिफोर 1 ईयर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसी, और है ना, एक्सेप्टेंस से अगर 1 साल के भीतर उस बंदे का डेथ हो जाता है नॉन मेडिकल पॉलिसी के केस में, तो 35% ऑफ द सम एश्योरेंस प्लस एक्रूड बोनस जो है वो उस बंदे को मिलेगा, है ना। 1 साल के भीतर अगर होता है तो 35% मिलेगा। अगर आफ्टर 1 ईयर बिफोर 2 इयर्स होता है तो 60% मिलेगा। आफ्टर 2 इयर्स बिफोर 3 इयर्स होता है तो 90% मिलेगा। बट आफ्टर 3 इयर्स अगर डेथ होता है तो 100% बेनिफिट ही मिलेगा। तो याद रहेगा, नॉन मेडिकल पॉलिसी के केस में 35, 60, 90, और आफ्टर 3 इयर्स हुआ तो कोई इशू नहीं, वहां पे आपका पूरा बेनिफिट जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, ये हमको याद रखना रहेगा, एग्जाम पे पूछा जा सकता है। 2 नंबर यहाँ से आसानी से पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि एक नॉन मेडिकल पॉलिसी है, मान लीजिए पीएलआई का या आरपीएलआई का जो भी है, उस बंदा का 2 साल 6 महीने बाद डेथ हो गया, तो बताइए कितना परसेंट मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड बोनस का कितना परसेंटेज मिलेगा बताइए। ये पीडीएफ में अपडेटेड है, मेरे हिसाब से पूरा अपडेटेड है अभी तक ज्ञानेंद्र जी, है ना। 90% कहां से हो गया, 1 साल 6 महीना बोला था, 1 साल के भीतर हुआ तो 35, 2 साल के भीतर हुआ तो 60, 3 साल के भीतर हुआ तो 90, है ना। तो यहाँ पे डेथ 2 साल के भीतर हुआ है तो 60% मिलेगा, है ना। 2 साल 6 महीना अगर बोले हैं तो बिल्कुल 90% ही रहेगा। इसके बाद एक बात बताया गया यहाँ पे, रिमिशन पीरियड, रिमिशन पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल पूछ सकता है। तो रिमिशन पीरियड में आपको ज्यादा दिमाग लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपका केस दिया गया, यहाँ पे भी 3 साल तक का ही केस दिया गया। तो पहला केस क्या है, जब पॉलिसी किसी ने प्रोक्योर किया एक्सेप्टेंस से पहले का 6 महीना, रिमिशन पीरियड बोलता है नील, मतलब ग्रेस पीरियड अगर खत्म हो गया और आपने पैसा पे नहीं किया, है ना, ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद अगर आप पहला 6 महीने के भीतर हैं, आपने अगर पैसा पे नहीं किया और डेथ हो गया, तो आपका डेथ क्लेम के केस में, आपका नहीं मतलब मेरा किसी का भी हो, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिमिशन के केस में क्या होता है, आपका ये जो रिमिशन पीरियड दिए गए हैं इसके बाद अगर डेथ हुआ तो उस जगह पे कोई बेनिफिट फैमिली को नहीं मिलेगा। याद रखिए इसको, नया नया पॉलिसी जो भी प्रोक्योरमेंट करवाइएगा सबको गाइड करना है कि अगर पहले का जो 6 महीना है ना उसके भीतर रिमिशन पीरियड होता है नील, तो आपको पैसा जो है विद इन द ग्रेस पीरियड ही पे कर देना है, विद इन ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड खत्म हो गया तो आपका पॉलिसी खत्म, है ना। उसके बाद मतलब खत्म मतलब फिर पे कर दीजिएगा तो आपका रिवाइवल हो मतलब रीस्टेटमेंट हो जाएगा, बट बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब 6 महीने के बाद बिफोर 12 महीना, आप याद कर लीजिए, 6 महीने के बाद 1 साल के भीतर तो 1 महीने का रिमिशन पीरियड रहेगा। 1 साल के बाद 24 महीना यानी कि 2 साल के भीतर तो 2 महीने का रिमिशन पीरियड रहेगा। और 2 साल के बाद 3 साल के भीतर अगर रहेगा, इसको याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, है ना। इसको इस तरीके से याद रख लीजिए आप, और ये 3 मंथ्स। क्लियर है। तो आपका अगर 6 महीने के भीतर है तो रिमिशन पीरियड है नील, अगर 6 महीने के बाद है और 1 साल के भीतर है तो रिमिशन पीरियड है 1 महीना, है ना। और 1 साल के बाद मतलब 12 महीने के बाद 24 महीने के भीतर यानी कि 2 साल के भीतर अगर है तो 60 दिन यानी कि 2 महीना है आपका रिमिशन पीरियड। और अगर 24 महीने के बाद यानी कि 2 साल के बाद 3 साल के भीतर अगर डेथ हो जाता है ना, तो उस केस में आपका रिमिशन पीरियड कितना रहता है, 90 डेज रहता है। ये हमको याद रख लेना रहेगा, है ना इसके। ठीक है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, एक बार ये भी कंफर्म कर दीजिए, आगे बढ़े कि ना बढ़े। रिमिशन क्लियर नहीं हुआ, चलिए वेरी गुड हरेंद्र जी।
रेमिशन का फंडा क्या होता है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने कोई पॉलिसी प्रोक्योर किया आज के दिन में, ठीक है, अब पॉलिसी एक्सेप्ट हो गया, तो हमारा फंडा क्या रहता है कि ड्यू डेट में प्रीमियम पे करो या फिर ग्रेस पीरियड के भीतर प्रीमियम पे करो। अब जब तक पहले का 6 महीना होगा, इस 6 महीने के भीतर अगर मैंने ग्रेस पीरियड के भीतर पैसा नहीं दिया, ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, ग्रेस पीरियड प्लस एक दिन भी हो गया, तो बेनिफिट फैमिली को नहीं मिलेगा। क्लियर है हरिंद्र जी? बेनिफिट फैमिली को नहीं मिलेगा। बट जब 6 महीना खत्म हो जाएगा, एक साल के भीतर तक रहेगा, तो एक महीने का रिमिशन पीरियड दिया जाएगा, मतलब ग्रेस पीरियड प्लस एक महीना। ये डेथ केस में आता है कि मान लीजिए अगर ऐसा केस हुआ, बहुत सारा केस में होता है ना, कस्टमर प्रीमियम पे नहीं कर पाता है 2 महीना 4 महीना, है ना, तो अगर प्रीमियम नहीं पे कर पाता है तो फैमिली को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये देखने के लिए रेमिशन पीरियड रखा गया है अप टू 3 इयर्स। अप टू 3 इयर्स के भीतर ये रहेगा। 3 साल अगर एक्सीड हो गया तो उस केस में आपका, जब तक आपका पॉलिसी लैप्स नहीं हुआ है तब तक आप बेनिफिट के भीतर रहिएगा, है ना, तो ये हमको याद रखना रहता है। आगे आते हैं, स्टेटस ऑफ मेडिकल ऑफिसर। आगे बढ़े कि अभी आज यहीं पे तक खत्म करें? अभी बताइए, आगे बढ़ना है कि यहीं तक रुकना है? फटाफट से एक बार जवाब दीजिए बस। रिप्लाई कीजिए। चलिए आज पूरा खत्म कर दीजिए, बच्चे का जान लीजिएगा लग रहा है। चलिए आगे थोड़ा सा, चलिए आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए यहाँ पे हमको बताया गया स्टेटस ऑफ मेडिकल ऑफिसर। आपको यहाँ से एक सवाल पूछने का चांसेस रहेगा। देखिए 3 प्रकार का केसेस यहाँ पे दिया गया, अप टू 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख, और 10 लाख से ज्यादा। इसके लिए अलग अलग लेवल का डॉक्टर को ऑथोराइज किया गया है ना, अलग अलग ऑथोराइज किया गया। इसके साथ आपका जो हमारा इंसेंटिव दिया जाता है, वहां पे लिमिट अलग है, ये लिमिट और वो लिमिट अलग है, इसको याद रख लीजिएगा, है ना। ये हम जब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 10 लाख तक जो है 50 रुपए, 10 लाख से ज्यादा 20 लाख तक है 70 रुपए, एबोव 20 लाख होता है 120 रुपए। पर यहाँ पे जो है आपका 5 लाख, 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा, है ना, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। 5 लाख के भीतर अगर सम एश्योरेंस रहता है, उस केस में ऑथोराइज डॉक्टर कौन होंगे, तो बोला जा रहा है असिस्टेंट सिविल सर्जन, या फिर उनका जो एबोव ऑफिसर रहेंगे, है ना, मेडिकल ऑफिसर इन पीएचसी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहां का जो मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, तो ये सब लोग जो है आपका ऑथोराइज डॉक्टर हो सकते हैं। ज्यादातर सवाल पूछने का चांसेस क्या रहता है, ज्यादातर सवाल अगर पूछेगा तो आपको ये वाला पूछेगा या फिर ये वाला पूछेगा, है ना। क्लियर है? असिस्टेंट सिविल इंजीनियर और असिस्टेंट सिविल सर्जन और अबव मेडिकल ऑफिसर इन पीएचसी, ये आपका 5 लाख के केस में। रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर जो आपका ग्रेड 2 का होता है, वो लोग भी आपका मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं ऐसा केस में, है ना। यहाँ पे ये लोग जो होते हैं इक्विवेलेंट किसका होता है, तो बोला जा रहा है इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट सिविल सर्जन और अबोव इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मेडिकल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड, कैंटोनमेंट। तो ये इतना ज्यादा आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ये वाला और ये वाला आप याद कर लीजिए, असिस्टेंट सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर इन पीएचसी। रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2, ये आपका 5 लाख तक का पॉलिसी जो है उसका ऑथोराइज डॉक्टर हो सकते हैं। फिर अगर इससे ऊपर वाला हो जाएगा तो कौन होगा, तो इसके ऊपर वाला के केस में देखिए अप टू अबव 5 लाख अप टू 10 लाख, इस केस में डेप्यूटी सिविल सर्जन एंड अबव। यहाँ पे असिस्टेंट सिविल सर्जन और अबव था, यहाँ पे डेप्यूटी सिविल सर्जन और अबव हो गया। मेडिकल ऑफिसर इक्विवेलेंट ऑफ डेप्यूटी सिविल सर्जन, इनका जो इक्विवेलेंट लेवल का डॉक्टर है, जो आपका किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, लोकल बोर्ड में, कैंटोनमेंट बोर्ड में विथ 10 साल का एक्सपीरियंस अगर है, तो वो लोग भी यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं। रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1, ये हो जाएगा 10 लाख के केस में। तो आपका 5 लाख, किसी ने कहा म्यूट है, म्यूट कर लीजिए भाई। सुशांत जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, हाँ, है ना। तो ये आपको याद रखना रहेगा, यहाँ पे असिस्टेंट सिविल सर्जन और रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2, यहाँ पे डेप्यूटी सिविल सर्जन
और रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1, याद रहेगा, ये दोनों आप याद कर लीजिए। फिर आपका हो रहा है कि 10 लाख से ज्यादा अगर हो जाएगा, 10 लाख से ज्यादा, देखिए फिटनेस के बारे में बता रहा है और हम लोग फिटनेस के बारे में सोच भी नहीं रहे, है ना। फिर 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो कौन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे असिस्टेंट या डेप्यूटी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सिविल सर्जन ही चाहिए। 10 लाख से ज्यादा अगर सम एश्योरेंस हो जाता है, यहाँ पे सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर जिसको एम्प्लॉय किया गया है ना, सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ सिविल सर्जन और चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो सिविल सर्जन और आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर से नीचे वाला रैंक का लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे। मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस था, यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस है। और रिटायर्ड सिविल सर्जन और सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर जो ग्रेड 1 का होंगे, या फिर डिफरेंट स्पेशलिस्ट जो ग्रेड 1 का होंगे, वो आपका यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये डिविजनल हेड का काम रहेगा कि वो किनको किनको ये पावर देंगे और किनको किनको ये डॉक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। आगे अपॉइंटमेंट के लिए ये सवाल आना यहाँ से नहीं चाहिए, बट फिर भी हेड ऑफ द डिविजन may appoint the registered medical practitioner to conduct medical examination of PLI and RPLI up to sum assured of 5 लाख सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, है ना। हेड ऑफ द डिविजन के पास पावर दिया गया कि रिटायर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है एलोपैथिक वाला, उन लोगों को भी ये अपना क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर को भी परमिट कर सकता है कि आप लोग आइए और मेडिकल एग्जामिनेशन करिए। तो कौन सा केस में होगा, तो बोला गया रिटायर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो एटलीस्ट एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए, उनका एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो हमारा रिव्यू, उनका जो रिव्यू होना चाहिए हमेशा आफ्टर 2 साल, 2 साल के बाद इनका रिव्यू होना चाहिए पीएमजी के द्वारा, वो सही से कर रहा है कि नहीं। फीस कितना मिलेगा, तो बोला कि जो गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनको जितना फीस मिलता है तो इनको भी उतना ही फीस मिलेगा। तो फंडा क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम रिटायर्ड वाला केस में देखते हैं, यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस था। यहाँ पे जब हम आ गए, यहाँ पे भी हमने देखा डिफरेंट डॉक्टर वगैरह मेडिकल बोर्ड का ले सकते हैं, यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस था और यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये भी हमको सवाल पूछा जा सकता है, याद रखना रहेगा। रिव्यू कौन करेगा, रिव्यू जो है पीएमजी के द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर एटलीस्ट एमबीबीएस होना चाहिए। फीस हम लोग याद रखेंगे, यहाँ से 2 नंबर पूछता है। कैसे पूछता है, आपको एक सवाल दे देगा, एक मान लीजिए 25 लाख का सम एश्योरेंस का पॉलिसी है, इसको हमको मेडिकल करवाना है, तो कितना लगेगा प्रीमियम, फटाफट से बताइए। 25 प्रीमियम नहीं, मतलब फीस कितना लगेगा, फीस लगेगा 120 रुपए, है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक सवाल बहुत आता है मन में कि अगर कोई बंदा पहले जॉब करता था, बाद में जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा, तो बोला कि कोई इशू नहीं, उसका पॉलिसी जो है चलते रहेगा। पॉलिसी होल्ड्स गुड एज लॉन्ग एज द प्रीमियम ड्यू आर रेगुलरली पेड। जब तक प्रीमियम देते रहेगा कोई इशू नहीं है ना। चाहे आप रिजाइन कर दो, चाहे आप रिटायर हो जाओ, चाहे आपको डिसमिस कर दिया जाए, कोई मैटर नहीं है। क्लियर है। सरेंडर बेनिफिट एक ही जगह पे दिया गया, देखिए सरेंडर और सरेंडर के बारे में कि कौन सा पॉलिसी को हम सरेंडर कर सकते हैं। तो पीएलआई के केस में आते हैं तो देखिए 4 प्रकार का पॉलिसी है जो सरेंडर कर सकते हैं, चारों 3 साल के बाद ही सरेंडर होगा। आरपीएलआई में आते हैं तो केवल 3 प्रकार पॉलिसी ही सरेंडर होगा और तीनों 3 साल के बाद होगा। ये 3 प्रकार पॉलिसी सरेंडर नहीं होगा। जैसे एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस और चिल्ड्रन पॉलिसी सरेंडर नहीं होता है, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट, चिल्ड्रन पॉलिसी और ग्राम प्रिय भी सरेंडर नहीं होता है। ठीक है। अगर सरेंडर किया जाता है कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, उसका एक लिस्ट यहाँ पे दिया गया। पॉलिसी आपका अगर कैश पॉलिसी है, मतलब जैसे हम काउंटर पे जाके पैसा पे करते हैं, उसको बोला जाता है कैश पॉलिसी। कुछ लोगों का क्या होता है, जो उनका सैलरी है, सैलरी से रिकवरी होता है, उसको बोला जाता है पे पॉलिसी। तो कैश पॉलिसी के केस में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, पे पॉलिसी के केस में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया। इसको एक बार देख लीजिएगा, कुछ समझाने का इसके भीतर हमारा नहीं है ना। आगे अपील इन डेथ केस, अपील इन डेथ केस के बारे में बताया गया। क्या बोला गया, आगे बढ़े के रहने दे, एक बार और बता दीजिए। फटाफट से एक बार हम लोग अगर देख ले, हालांकि कुछ है, पीएलआई है, इंसेंटिव है, चलिए और ज्यादा नहीं है, खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार फटाफट से खत्म कर देते हैं। थोड़ा बहुत जो बचेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। पीएलआई का और क्लास हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। पीएलआई आज ही हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये एक देख लीजिएगा,
अपील इन डेथ केस क्या बोला जा रहा है, अपील टू बी मेड विद इन 90 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रिजेक्शन लेटर। ये अपील कौन करेगा, ये अपील करेगा जो कस्टमर है ना, ये जो मेरा इंश्योर्ड पर्सन है वो अपील करेगा। कौन सा केस में अपील करेगा, मान लीजिए उन्होंने क्लेम किया था और उनका क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया, डिविजनल हेड ने या फिर जो भी ऑथोराइज बंदा है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, पोस्ट मास्टर ने रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो बोला जा रहा है कि आपको अपील करना है विद इन 90 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिजेक्शन लेटर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मतलब अपील कितने दिन के भीतर करना है, तो भाई 90 डेज के भीतर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग रिजेक्शन लेटर। और अपील को कितने दिन के भीतर डिसाइड करना है, मतलब जो एप्लेट अथॉरिटी होंगे कितने दिन के भीतर करना है, तो 45 डेज के भीतर करना है। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी रूल हम पढ़ते हैं जहां पर भी अपील होता है हम लोग याद रखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो अपील केस 90 डेज के भीतर होगा, डिसाइड 45 डेज के भीतर होगा। कौन कौन सा अथॉरिटी होंगे, तो एप्लेट अथॉरिटी कौन होगा, तो देखिए अप्रूविंग अथॉरिटी अगर ये होंगे, एप्लेट अथॉरिटी ये होंगे, इधर वाला और इधर वाला। तो ए वाला कॉलम पे जितना लोग दिया हुआ है, अगर ये मेरा अप्रूविंग अथॉरिटी है, तो ये बी में जो लोग दिए हुए हैं वो हो जाएगा मेरा एप्लेट अथॉरिटी। जैसे पोस्ट मास्टर जो HSG 1 या HSG 2 लेवल का है ना, अगर उन्होंने आपका अप्रूव किया तो भाई एप्लेट अथॉरिटी कौन हो जाएगा, तो डिविजनल हेड हो जाएगा। सीनियर पोस्ट मास्टर जो गेजेटेड ग्रुप बी रैंक का है, मान लीजिए उन्होंने भी किया, तो SSP जो डिविजनल हेड है वो हो जाएंगे। चीफ पोस्ट मास्टर ने किया, डेप्यूटी चीफ पोस्ट मास्टर ने किया, तो चीफ पोस्ट मास्टर एप्लेट अथॉरिटी हो जाएगा। ADHO डेप्यूटी डायरेक्टर HO अगर किया तो डायरेक्टर GPO आपका एप्लेट अथॉरिटी हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम देख सकते हैं DPS ने अगर किया, मान लीजिए अर्ली डेथ क्लेम केस था, हम जानते हैं अर्ली डेथ क्लेम केस सारा DPS के द्वारा किया जाता है, DPS हेडक्वार्टर, DPS रीजन, इनके द्वारा। तो अगर DPS रीजन ने किया तो पोस्ट मास्टर जनरल हो जाएगा, DPS हेडक्वार्टर ने किया तो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एप्लेट अथॉरिटी हो जाएगा। बस याद रखना इसी तरीके से कि जो किया उनका हायर अथॉरिटी जो रहेगा उधर, तो वो हमारा एप्लेट अथॉरिटी हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है हम देख सकते हैं। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर ये पहले वाला था, अभी ये रिवाइज्ड वाला है। अभी सब लोगों को इंसेंटिव के भीतर लाया गया कि जो हमारा ASP हेडक्वार्टर है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, CPC के बंदे सब हैं, सब डिविजनल हेड है, डिविजनल हेड है, DDM PLI है, PMG DPS है, हेड ऑफ सर्किल है, सबको आपका इसके भीतर रखा गया है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेवलपमेंट ऑफिसर के कंट्रोल में कौन कौन रहता है, तो फील्ड ऑफिसर और डायरेक्ट एजेंट जो है डेवलपमेंट ऑफिसर के कंट्रोल में रहता है। जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो किसके अंडर में रहता है, तो जो ASP हेडक्वार्टर है उनके अंडर पे रहता है। जो GDS है वो किनके अंडर में रहेगा, तो जो सब डिविजनल हेड है उनके कंट्रोल पे रहेगा, है ना। इंसेंटिव कितना कितना मिलता है, तो हम सभी लोग जानते हैं 15 साल के भीतर का पॉलिसी होगा तो 4% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम, 15 साल से ज्यादा 25 साल के भीतर होगा तो 10%, और 25 साल से ज्यादा होगा तो 20%। ये होता है प्रोक्योरमेंट इंसेंटिव। और ये कब होता है, जब नया पॉलिसी हम प्रोक्योर करते हैं, पहला 1 साल के लिए ये इंसेंटिव जो है मिलेगा। 4%, 10%, 20%। 15 साल के भीतर हुआ तो 4%, 15 से ज्यादा और आपका 20-25 तक हुआ तो 10%, 15 से ज्यादा 25 तक हुआ तो 10%, और 25 से ज्यादा हुआ तो 20%। सिमिलरली एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस अगर कोई पॉलिसी प्रोक्योर करवाएगा तो वो जो एजेंट रहेंगे उनको 5% और 7% आपका इंसेंटिव मिलेगा। 15 साल वाला होगा तो 5% और 20 साल वाला होगा तो आपका 7%, है ना। रिन्यूअल इंसेंटिव किसको किसको मिलेगा, तो बोला कि रिन्यूअल इंसेंटिव एट द रेट 1% ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम विल बी पेएबल टू ऑल सेल फोर्स ऑफ PLI का जो भी सेल्स फोर्स, चाहे वो डायरेक्ट एजेंट हो, चाहे वो फील्ड ऑफिसर हो, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो, है ना, GDS हो, सब लोगों को रिन्यूअल इंसेंटिव PLI के केस में मिलेगा। कितना मिलेगा, 1%, है ना। 1% जो प्रीमियम का रहेगा वो मिलेगा। रिन्यूअल इंसेंटिव डेवलपमेंट ऑफिसर को नहीं दिया जाएगा, जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर रहेगा उनको रिन्यूअल इंसेंटिव नहीं मिलेगा। RPLI के केस में क्या बोला गया, सारा प्रकार के पॉलिसी के केस में 10%, है ना, पहला साल का जो प्रोक्योरमेंट इंसेंटिव होता है वो 10% होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म एंड टाइप ऑफ पॉलिसी। रिन्यूअल के केस में यहाँ पे भी 2.5%, यहाँ पे भी कुछ दूसरा चीज नहीं देखा जाएगा। इंसेंटिव ऑन ऑनलाइन कैश और पे पॉलिसी, यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाला बात है कि प्रोक्योरमेंट इंसेंटिव एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड विल बी पेएबल ऑन PLI RPLI इन केस ऑफ ऑनलाइन कैश और पे पॉलिसी।
चाहे आप ऑनलाइन पॉलिसी करते हो, कैश करते हो या पे पॉलिसी करते हो, प्रोक्योरमेंट इंसेंटिव मतलब 4, 10 और 20 वाला, ये वाला जो है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर रिन्यूअल के केस में रिन्यूअल इंसेंटिव केवल ऑनलाइन और कैश पॉलिसी के केस में मिलेगा, रिन्यूअल इंसेंटिव पे पॉलिसी के केस में नहीं मिलेगा। मतलब सैलरी से अगर डिडक्ट होता है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का या किसी का भी, तो उसके केस में आपको प्रोक्योरमेंट इंसेंटिव तो मिलेगा, बट रिन्यूअल इंसेंटिव नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, यहाँ पे आगे और कुछ इंसेंटिव के भीतर हमारा और कुछ डाला गया है, जैसे किसको किसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए इसको एक बार हम लोगों को देख लेना रहेगा, और इसको मैं एक समराइज करके मैं आपको दे दूंगा। ये वाला पेज को थोड़ा सा करेक्शन करना रहेगा, क्योंकि थोड़ा हेजी टाइप देखने में है, मजा नहीं आता है पढ़ के, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफिसर को कितना मिलता है, तो 0.7% मिलता है। डेवलपमेंट ऑफिसर को कितना मिलेगा, 0.7% मिलेगा। किसका, तो जो डायरेक्ट एजेंट या फील्ड ऑफिसर है उनके अंडर में, किसी का अनम्यूट है, एक बार म्यूट कर लीजिए भाई, है ना। जो हमारा डायरेक्ट एजेंट और फील्ड ऑफिसर है, उनका जो बिजनेस है, प्रीमियम जो आएगा उसका 0.7% किसको मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलेगा। क्लियर है, उनका 0.7% जो है ये डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलेगा। सब डिविजनल हेड जीडीएस के केस में 0.7% मिलेगा। किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। अभिजीत जी म्यूट कर लीजिए भाई। चलिए देख लेंगे हम, जो सवाल आपका दोबारा एक बार पोस्ट कर दीजिए, जो डाउट पूछा गया है ग्रुप में, या कहाँ पे, यहाँ पे दिए हैं क्या अलग से। देखिए 1/4/25 में जो हुआ वो आपको याद नहीं रखना है। 1/4/25 में क्या हुआ वो आपको याद नहीं रखना है, आपको याद उसके पहले का ही रखना है। ठीक है अरिंद्र जी, 1/4/25 में जो आया उसको आपको याद रखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप 2024 तक पढ़ रहे हैं, आप 2025 का नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आएगा उसके पिछले तक ही रहेगा, उसके बाद वाला नहीं रहेगा। ठीक है, हालांकि हम लोग अपडेट कर लेते हैं, और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ये होता है कि ऐसा केस में हमेशा डिलीट हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए उसको लेके दिमाग में ज्यादा जोर नहीं लगाना है ना। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा जो अभी के समय पे चेंज हो गया और पहले वाला था, ऐसा जगह पे ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन डिलीट होगा ही होगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समय भी उसके ऊपर नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 0.7 वाला। और ये जो 0.7 है, एएसपी हेडक्वार्टर जो है, इनको भी देखिए हम लोग देखे थे, जो डायरेक्ट एम्प्लॉय होता है उनका देखभाल करता था एएसपी हेडक्वार्टर वेस्ट, उनको भी 0.7% रखा गया, किसका, डायरेक्ट एजेंट के लिए, है ना। और ये जो 0.3% बचता है, ये किसके लिए रखा गया, सारा जगह पे जो डिविजनल हेड है, सारा लोगों का प्रीमियम जो आता है उनसे 0.3% जो है डिविजनल हेड को आपका दिया गया है। रिन्यूअल इंसेंटिव इनमें से किसी को भी नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो ये एक सवाल आपके एग्जाम पे इधर से रह सकता है। फिर भी एक बार मैं लेटेस्ट वाला ये भी देख लूंगा, पर आपका सवाल आपको हमेशा 24 तक ही रहेगा, 25 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पीएलआई डेवलपमेंट ऑफिसर जो हमारा ग्रुप लीडर होते हैं, पहले ग्रुप लीडर बोला जाता था, अभी उसको पीएलआई डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है। ये एलएसजी या एचएसजी ऑफिशियल होते हैं, है ना। एलएसजी और एचएसजी ऑफिशियल होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है। एप्लीकेशन के समय पे एज जो है 25 से 55 होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए। ये फील्ड ऑफिसर और डायरेक्ट एजेंट को मॉनिटर करते हैं। तो सवाल यहाँ से अगर आएगा तो एज पूछ सकता है, या फिर आपका एक्सपीरियंस पूछ सकता है, बाकी और इसमें से कुछ नहीं आएगा। पीएलआई ट्रांजैक्शन हम लोग मैकामिश में करते हैं, मैकामिश का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। पॉलिसी नंबर जो है अभी के समय पे 13 डिजिट का होता है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, पॉलिसी नंबर 13 डिजिट का होता है। इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी आपका समय यहाँ पे दिया गया कि कितने दिन के भीतर इंक्वायरी वगैरह करके देना होता है। तो अगर कहीं पे इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज और हर रिपोर्ट इन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट विद इन 21 डेज। तो इंक्वायरी रिपोर्ट हमको 21 दिन में देना रहता है, जिसके भीतर 15 दिन दिया गया इंक्वायरी करने के लिए और 6 दिन दिया गया रिपोर्ट बनाने के लिए। अपील में बी फाइल्ड बाय द क्लेमेंट टू द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 90 डेज, एंड ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए कि 90 डेज के भीतर अपील होगा और 45 डेज के भीतर उसका सेटलमेंट होगा। यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट दिया गया डिफरेंट इंडेक्सिंग वगैरह के लिए। मेरे हिसाब से सवाल एग्जाम पे आएगा नहीं, बट एक बार आप देख सकते हैं, बहुत कुछ ये नहीं है। यहाँ से आपके एग्जाम पे सवाल पूछ सकता है एक आध, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन केस ऑफ पीएलआई, तो इसको हम लोग
यहाँ पे भी देख सकते हैं और जब पीएमएलए पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका 3 या उससे ज्यादा प्रीलुक कैंसिलेशन अगर होता है या फिर रिफंड अमाउंट अगर 1 लाख एक्सीड कर जाता है तो वो आपका पीएमएलए अलर्ट जनरेट करता है। अगर कोई बंदा ने 3 बार से ज्यादा एड्रेस चेंज करवाया एक फाइनेंशियल ईयर पे तो वो भी मैटर ऑफ कंसर्न होता है ना। प्रीमियम पेमेंट फॉर मोर देन 5 लाख इन ए मंथ और इन और ऑन और मोर ट्रांजेक्शन, अगर ऐसा कोई केस है, कोई बंदा 5 लाख से ज्यादा एक महीने का प्रीमियम देता है तो वो भी मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है, पीएमएलए के भीतर आ जाता है ना। एक्सेस पेमेंट कर दिया और बाद में कैश में रिफंड लिया तो ये भी केस जो है पीएमएलए के भीतर आता है। तो ऐसा कुछ केसेस है जो हमारा इसके भीतर आता है। सीटीआर का रिपोर्ट जो है ये पीएलआई सीपीटी के द्वारा इशू किया जाता है ना। हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, सीबीएस सीपीटी जैसे सीबीएस का करता है, पीएलआई सीपीटी इसका करता है। फिननेट 2.0 में इसका रिपोर्ट जनरेट होता है और इसको क्या किया जाता है, डीडीजी प्रिंसिपल कंप्लायंस ऑफिसर पीएमएलए, डीडीजी पीसीओ पीएमएलए के पास भेजा जाता है पोस्टल डायरेक्टोरेट में हर महीने का 6 तारीख में, है ना। तो ये 6 तारीख वाला डेट आपसे पूछ सकता है। एसटीआर सेम डे में रिपोर्टिंग होता है, हम ही लोगों को करना होता है। पोस्ट ऑफिस वाला रिपोर्ट करेगा डिवीजन में, डिवीजन वाला करेगा सर्किल में और सर्किल वाला करेगा डीडीजी पीसीओ पीएमएलए के पास, है ना। इसके बाद ऑनरेरियम जो सीपीसी और आपका पीओ स्टाफ है उनको भी ऑनरेरियम मिलता है, उसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया। मेरे हिसाब से यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि किसको किसको कितना अमाउंट का ऑनरेरियम मिलता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे इंडेक्सिंग के लिए 2 रुपया, स्कैनिंग के लिए, डेटा एंट्री के लिए, क्वालिटी चेकिंग के लिए, अप्रूवल के लिए, इशुएंस ऑफ बॉन्ड के लिए सब 2-2 रुपए का आपका ऑनरेरियम का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। तो इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। पीएलआई ट्रेनिंग ऐप, यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम पे बिल्कुल रह सकता है, 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आसान सा ही चीज है, 2-4 चीज है यहाँ पे। एक तो पीएलआई ट्रेनिंग मोबाइल ट्रेनिंग ऐप जो है लॉन्च किया गया था 12/10/22 में। तो देखिए ये डेट याद रखना आसान है, 12 + 10 = 22, है ना। तो 12/10/2022 में मोबाइल ट्रेनिंग ऐप को लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विथ, ये भी पूछता है, आईआईटी मुंबई, है ना, इसके साथ कोलैबोरेशन और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके साथ कोलैबोरेशन में पीएलआई ट्रेनिंग ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको 12 लैंग्वेज में बनाया गया है। 15 घंटे का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। प्रीवियसली जो 3 दिन का ट्रेनिंग होता है, बेसिकली इसी को रिप्लेस करने के लिए 15 घंटे का ट्रेनिंग का यहाँ पे रखा गया है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया, जो डायरेक्ट एजेंट है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज है, जीडीएस है, इन लोगों को भी लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन पास करना है विद इन 3 years। ऑनलाइन ट्रेनिंग विल रिमेन एक्टिव फॉर 30 days फ्रॉम एक्टिवेशन। जब आप एक्टिव करिएगा 30 दिन तक ये आपका एक्टिव रहेगा, उसके भीतर आपको कंप्लीट कर लेना है। फीस कितना है, तो 400 रुपए फीस है। फीस का देखिए यहाँ पे किसके लिए, बुक के लिए 219 रुपए, एग्जाम के लिए 120 रुपए, जीएसटी 61 रुपए, तो ये आपको याद रखना रहेगा, है ना। 30 दिन के भीतर अगर पास नहीं किया तो 120 रुपए एग्जामिनेशन फी आपको दोबारा देना रहेगा। पासिंग मार्क्स जो है 35 है, 25 क्वेश्चन इसमें रहता है। और टारगेट क्या है, हर एक डिवीजन को टारगेट दिया गया था कि 10 डायरेक्ट एजेंट हर महीने आप एंगेज करो, है ना, ये एक टारगेट दिया गया था। प्रिजर्वेशन पीरियड एक दिया गया वीड आउट करने के लिए कौन सा रिकॉर्ड में, तो सारा जगह पे यहाँ पे देखिए 5 साल का ही केस है, यहाँ पे सारा जगह पे 5 साल का ही लिमिट दिया गया है ना। चाहे पॉलिसी आपका पहले लैप्स हो गया, पॉलिसी सरेंडर वगैरह, ये सारा केस एक बार देखिएगा, सारा केस में आपका 5 साल का दिया गया है। बस एक केस कोर्ट केस वाला देखिए, जहाँ पे जितना हमको याद, हाँ कोर्ट केस वाला जो केस है यहाँ पे आपका 3 साल दिया गया कि कोर्ट केस खत्म होने के बाद भी 3 साल इसका प्रिजर्वेशन पीरियड रहता है। तो कोर्ट केस अगर रहेगा तो 3 साल, कोर्ट केस छोड़ के बाकी जो भी रहेगा आंख मूंद के लिख दीजिएगा कि भाई 5 साल इसका प्रिजर्वेशन पीरियड है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा खत्म होता है। थोड़ा मुश्किल से हम लोग थैंक यू तक पहुंचे हैं और थोड़ा फास्ट भी हम लोगों को आना पड़ा, बट इसके भीतर अगर कोई डाउट है तो आप बताइए, जो हम लोग डिस्कस किए इसके भीतर कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ा। तो आप लोग एक काम करिए, आज इसको खत्म करिए। कोई पॉलिसी का प्रिजर्वेशन पीरियड ओवर हो जाता है, फिर कोर्ट केस, कोई बात नहीं, प्रिजर्वेशन पीरियड खत्म हो गया तो खत्म, है ना। तो हम लोग वही दे देंगे कि भाई ये खत्म हो गया है, इसके बाद आप आए हो, इसलिए इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा, है ना। बंदा का जब वीड आउट हो चुका है, अब देखिए यहाँ पे भी
आपका क्या होता है ना, प्रिजर्वेशन पीरियड खत्म हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। आपको अगर लपेटना है तो हम कहीं से भी लपेट सकते हैं। प्रिजर्वेशन पीरियड खत्म हो गया मतलब उसके बारे में भूल जाना है ऐसा नहीं है। आपने उसको वीड आउट किया होगा, तो अगर आप वीड आउट किए हैं तो एसीजी 91 में उसका एंट्री होना चाहिए। तो क्या आपने वीड आउट किया उस रिकॉर्ड को? अगर वीड आउट किए हैं तो उसका प्रूफ दिखाइए। अब मान लीजिए आपके ऑफिस में कभी वीड आउट हुआ ही नहीं, मतलब वो रिकॉर्ड आपके ऑफिस में अभी भी अवेलेबल है ना आकिब जी? तो अगर उस जगह से देखना रहेगा तो हम लोग इस तरीके से भी उसको देख सकते हैं। बट आपके पास अगर सारा डॉक्यूमेंट है कि आप विद आउट किए हैं, एसीजी 91 मेंटेन है, वहां पे एंट्री किया हुआ है कि ये सारा सामान को विद आउट किया गया, तो आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? चलिए, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एसडी जी फॉर योर कम्प्लीमेंट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। तो एक काम करेंगे, कल हम लोग क्लास और नहीं रखेंगे। कल आप पीएलआई को रिवाइज करिए थॉरोली, उसके बाद हम लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे, फिर परसों हम लोग क्लास रखेंगे, ठीक है? चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।